अमित, उनकी पत्नी प्रिया और उनकी बेटी तानिया कराची से पेशावर की ओर एक लंबी यात्रा पर निकले। सफर के दौरान जब वे हैदराबाद के पास पहुंचे, प्रिया ने अजीब महसूस किया, लेकिन अमित ने उसकी चिंता को नजरअंदाज किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी बार बार उनके सामने आ गया, जिससे प्रिया और तानिया डर गईं। अंत में जब रात का अंधेरा फैलने लगा, तानिया ने देखा कि एक अंधी गाड़ी उनके पीछे आ रही है, जिसमें न तो हेडलाइट थी और न ही कोई ड्राइवर। यह सफर अचानक एक डरावनी कहानी में बदल गया। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। पिछले साल की बात है। मेरा नाम अमित है और मैं अपनी पत्नी प्रिया और 6 साल की बेटी तानिया के साथ कराची से पेशावर के सफर पर निकला था। हमारे एक रिश्तेदार की शादी थी और पूरे परिवार के लिए यह पहली बार था जब हम इतनी लंबी ड्राइव पर जा रहे थे। हमने सफर का प्लान काफी सोच समझ कर बनाया था। सुबह जल्दी निकलना था ताकि रात होने से पहले किसी शहर में रुक सकें। रास्ते की शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। कराची से निकलने के बाद सड़क पर हल्की फुल्की चहल पहल थी। तानिया अपनी कार की पिछली सीट पर बैठी हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी और प्रिया गूगल मैप्स पर रास्ता चेक कर रही थी। हम दोनों काफी खुश थे क्योंकि यह सफर न सिर्फ शादी में शामिल होने का मौका था, बल्कि एक छोटे से फैमिली रोड ट्रिप का भी अनुभव था। सुबह के करीब 11 बजे थे जब हम हैदराबाद के करीब पहुंचे। मौसम साफ था, हल्की धूप निकल रही थी और सड़क पर ट्रैफिक भी कम था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने हैदराबाद को पार किया, प्रिया ने अचानक कहा, अमित, सड़क थोड़ी अजीब सी लग रही है। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया और कहा, कुछ नहीं, शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है। आगे का सफर आराम से तय हो जाएगा। करीब दोपहर के 3 बज रहे थे। अब हम सिंध के एक सुनसान इलाके में पहुंच चुके थे। सड़क दोनों ओर से वीरान खेतों और छोटे छोटे झाड़ियों से घिरी हुई थी। यहां तक कि फोन के सिग्नल भी कमजोर पड़ने लगे थे। प्रिया ने थोड़ी चिंता से कहा, यहां कहीं रुकना मत अमित, मुझे ये जगह कुछ सही नहीं लग रही। मैंने उसकी बात मानते हुए स्पीड बढ़ा दी। तभी एक अजीब बात हुई। हमने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे और वह हाथ हिला रहा था जैसे हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उसे अनदेखा किया और गाड़ी चलाता रहा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद प्रिया ने घबराते हुए कहा, अमित, वो बूढ़ा फिर से सामने आ गया है। मैंने ब्रेक लगाया और गाड़ी रोक दी। ये कैसे मुमकिन था? वह आदमी पीछे रह गया था, फिर यहां कैसे आ गया? प्रिया की आंखों में डर साफ झलक रहा था। तानिया भी अब जाग चुकी थी और डरी हुई आवाज में पूछ रही थी, पापा, ये क्या हो रहा है? मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और स्पीड बढ़ा दी। अब मेरी भी धड़कनें तेज हो रही थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और वह बूढ़ा आदमी वहां खड़ा हमें जाते हुए देख रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा आईना देखा, वह गायब हो चुका था। आगे का रास्ता और भी सुनसान था। घड़ी शाम के 5 बजा रही थी और अब सूरज धीरे धीरे डूबने लगा था। चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था और मेरी आंखें हर समय सड़क के दोनों ओर सतर्क थीं। प्रिया ने कहा, क्या हमें किसी होटल या ढाबे पर रुक जाना चाहिए? मैंने हामी भरी, लेकिन दूर दूर तक कोई होटल या ढाबा नजर नहीं आ रहा था। तभी तानिया ने डरती हुई आवाज में कहा, पापा, वो देखो, कोई गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। पीछे देखने पर वाकई एक गाड़ी हमारी ओर तेजी से आती दिखी, लेकिन वो गाड़ी अजीब थी। उसमें न तो हेडलाइट जल रही थी और न ही उसके अंदर कोई ड्राइवर दिख रहा था। मैंने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। प्रिया ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। अमित, ये गाड़ी क्यों हमारा पीछा कर रही है? उसकी आवाज कांप रही थी। तानिया ने पीछे मुड़कर देखा और रोने लगी। पापा, मुझे डर लग रहा है, वो गाड़ी बहुत पास आ रही है। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था। सड़क पर सिर्फ हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स और पीछे आने वाली गाड़ी की हल्की परछाई दिख रही थी। मैंने गाड़ी को संभालते हुए कहा, शांत रहो, शायद कोई जल्दी में है, वो हमें ओवरटेक कर लेगा। लेकिन उस गाड़ी ने ओवरटेक करने की कोशिश नहीं की। वो गाड़ी करीब 10 मिनट से हमारे पीछे थी। जब मैंने मिरर में दोबारा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस गाड़ी में सच में कोई नहीं था। ड्राइवर की सीट खाली थी। मेरी सांस अटक गई और मैंने प्रिया को कुछ नहीं बताया। प्रिया ने महसूस कर लिया कि मैं कुछ छिपा रहा हूं। उसने पूछा, अमित, क्या बात है, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, वो गाड़ी, उसमें कोई नहीं है। प्रिया के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। तानिया ने रोते हुए कहा, मुझे घर जाना है पापा, हमें यहां से निकलना चाहिए। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मैं खुद घबराया हुआ था। घड़ी अब रात के 8 बजा रही थी। सड़क पर चारों ओर घना अंधेरा था। कुछ दूरी पर एक साइन बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, लकी मार्ट,
5 किलोमीटर। मैंने सोचा वहां रुककर थोड़ा आराम किया जा सकता है। जैसे ही हम साइन बोर्ड के पास पहुंचे, पीछे से एक जोरदार हॉर्न बजा। मैंने देखा कि वो गाड़ी अब और करीब आ चुकी थी। प्रिया चिल्लाई, अमित जल्दी करो। मैंने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन उस गाड़ी ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा ली। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एसी ऑन कर दिया हो। तान्या की आवाज अब घुटी हुई लग रही थी, पापा वो गाड़ी गायब हो गई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और सच में वो गाड़ी वहां नहीं थी। हमने राहत की सांस ली, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। कुछ ही मिनटों बाद जब मैं गाड़ी मोड़ने की कोशिश कर रहा था तो हमारी गाड़ी के बोनट पर किसी ने जोर से हाथ मारा। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्रिया ने हिम्मत करके कहा, अमित यहां से तुरंत निकलो, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी ने स्टार्ट होने में वक्त लिया। जैसे ही गाड़ी चली, हमें सड़क किनारे वही बूढ़ा आदमी दिखा जो पहले भी नजर आया था। इस बार उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तान्या चिल्लाई, मुझे डर लग रहा है पापा। मैंने गाड़ी के शीशे बंद कर दिए और तेजी से वहां से निकल गया। आगे का सफर और भी अजीब हो गया। हर 10-15 मिनट में हमें वही बूढ़ा आदमी किसी ना किसी जगह पर खड़ा नजर आता। उसका चेहरा हर बार पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और ऐसा लगता था जैसे वो हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा हो। रात के करीब 11 बजे हम लकी मार्ट पहुंचे। वहां का माहौल भी अजीब था। पार्किंग में सिर्फ 2 गाड़ियां खड़ी थीं और पूरा इलाका शांत था। जब हमने अंदर कदम रखा तो वहां सिर्फ एक बुजुर्ग दुकानदार था। उसने हमें देखा और पूछा, आप लोग इस वक्त यहां कैसे पहुंचे? प्रिया ने उसे सब कुछ बताया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, आप लोग जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता रात में कोई इस्तेमाल नहीं करता। वहां पहले कई हादसे हो चुके हैं। हमारे रुकने के बाद दुकानदार ने हमें चुपके से इशारे से बाहर देखा, जैसे वह किसी को देख रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। आप लोग रास्ते पर अकेले नहीं जाने चाहिए थे, उसने फिर धीरे से कहा। उसके शब्दों में एक डर था जो हमें महसूस हो रहा था, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाहता था। मैंने एक गहरी सांस ली और प्रिया की ओर देखा। उसने चुपचाप सिर झुका लिया, जैसे वह भी कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। तान्या अब भी रो रही थी। उसकी छोटी सी आवाज जैसे इस अंधेरे माहौल में और भी डरावनी लग रही थी। दुकानदार ने फिर कहा, सावधान रहिए, वो रास्ता सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में भी कुछ गलत होता है वहां। उसकी आवाज में ऐसा था जैसे वह हमें और कुछ बताने से डर रहा हो। प्रिया ने उससे पूछा, क्या गलत होता है उस रास्ते पर? दुकानदार ने घबराते हुए सिर झुका लिया और फिर धीरे से जवाब दिया, वो रास्ता कई सालों से बंद हो गया था, फिर से खोला गया है, लेकिन वहां पर जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। तभी तान्या ने किसी को बाहर देखा और चिल्लाई, वो आदमी फिर वहीं खड़ा है। हम तीनों ने पलट कर देखा और हमारी आंखें एक साथ चौड़ी हो गईं। वही बूढ़ा आदमी अब दुकान के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें अब और भी गहरी लाल हो चुकी थी। उसकी नजरें हमें चुपचाप घूर रही थी। उस दुकानदार ने हमें तुरंत गाड़ी में बैठने की सलाह दी और कहा, यहां से जल्दी निकल जाइए, अभी रात हो रही है। वो आदमी कभी किसी का पीछा करता है, कभी वह सिर्फ दिखता है, लेकिन अगर वह आपके करीब आ जाए तो कुछ नहीं बचता। हमें अब समझ में आ गया कि जो भी हो रहा था वह सिर्फ एक साधारण हादसा नहीं था। कुछ बहुत पुरानी और खौफनाक चीजें इस रास्ते से जुड़ी थीं। हम गाड़ी में वापस बैठ गए और मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की। बाहर उस बूढ़े आदमी का चेहरा मुझसे हटता नहीं था। एक पल को ऐसा लगा जैसे वह हमारे साथ गाड़ी में सवार हो गया हो। तभी रास्ते में हमें कुछ और अजीब दिखा। हमें सामने कुछ दूर एक कार खड़ी दिखी जो बिल्कुल खामोश और बिना हेडलाइट्स के खड़ी थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने गाड़ी और तेज की, लेकिन वह कार अब भी हमारे पास आ रही थी। जैसे ही हम उस कार के पास पहुंचे, उसकी खिड़की से एक हाथ बाहर निकला। वह हाथ बिल्कुल सफेद और ठंडा लग रहा था। वह हाथ अब हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। प्रिया ने घबराते हुए कहा, अमित क्या कर रहे हो? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी आंखें उस हाथ पर जड़ी हुई थी। जैसे ही वह हाथ हमारी गाड़ी के पास आया, मैंने ब्रेक लगाए और गाड़ी एकदम रुक गई। अब हमें समझ में आ रहा था कि हम जिस रास्ते पर थे वह किसी और ही दुनिया से जुड़ा हुआ था। गाड़ी एक झटके में रुक गई। सब कुछ अचानक इतना खामोश हो गया कि सिर्फ तान्या की सिसकियां और बाहर बह रही ठंडी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। प्रिया ने धीरे से कहा, अमित गाड़ी क्यों रोकी? जल्दी चलो यहां से। उसकी आवाज में घबराहट थी और तान्या मेरी जैकेट का कोना पकड़े हुए कांप रही थी।
मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने चाबी घुमाई, इंजन ने अजीब आवाज की और बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा और घना हो गया था और सड़क एकदम खाली लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर वक्त रुक गया हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने चाबी घुमाई, इंजन ने अजीब आवाज की और बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा और घना हो गया था और सड़क एकदम खाली लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर वक्त रुक गया हो। तभी गाड़ी के शीशे पर अचानक टप टप की आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से शीशे पर दस्तक दी हो। मैंने झट से शीशे की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। प्रिया ने घबराकर मेरा कंधा पकड़ा। कौन है बाहर? मैंने धीरे से कहा। शायद कोई पेड़ की शाखा होगी, लेकिन मेरे खुद के शब्द मुझे झूठे लग रहे थे। तानिया ने अपनी पतली आवाज में कहा, पापा मुझे लग रहा है कोई देख रहा है, पीछे देखो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी सांसें जैसे थम गईं। पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार वह हमारी गाड़ी की ओर करीब आ चुका था। उसकी आंखें अब अजीब सी सफेद लग रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। गाड़ी क्यों नहीं चल रही? प्रिया ने चिल्लाते हुए पूछा। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ नहीं होगा, मैं इसे ठीक कर दूंगा। मैंने चाबी फिर से घुमाई और गाड़ी का इंजन इस बार स्टार्ट हो गया। मैंने बिना देर किए गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, सड़क अजीब सी लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क दोहराई जा रही हो। हर मोड़, हर पेड़ हमें पहले से देखा हुआ लग रहा था। तानिया ने डरते हुए पूछा, हम बार बार उसी जगह क्यों आ रहे हैं? प्रिया ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और फिर चिल्लाई, अमित, ये रास्ता कहीं खत्म ही नहीं हो रहा, हम फंस गए हैं। मैं अब समझ चुका था कि कुछ तो बहुत गलत था। मैंने गाड़ी की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम किसी लूप में फंस गए हैं। रात के 12 बज चुके थे। चांदनी सड़क पर हल्का उजाला फैला रही थी, लेकिन वह उजाला भी किसी डरावने साए जैसा लग रहा था। तभी गाड़ी अचानक झटका खाकर रुक गई। इस बार इंजन बंद नहीं हुआ था, लेकिन गाड़ी किसी चीज से टकराई थी। मैंने बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी गाड़ी के बोनट पर भारी कदमों की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोनट पर चल रहा हो। प्रिया ने घबराते हुए मेरी तरफ देखा और तानिया ने रोते हुए कहा, पापा, वो गाड़ी के ऊपर कोई है। मैंने हिम्मत जुटाई और बोनट की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। चलो यहां से, प्रिया ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और तेज स्पीड से चलाने लगा, लेकिन सड़क अब और भी अजीब लगने लगी थी। दूर कहीं से किसी के हंसने की धीमी आवाज आ रही थी। यह आवाज इतनी हल्की थी कि यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच में है या हमारी कल्पना। मैंने सोचा, क्या यह सब हमारे साथ सच में हो रहा है? गाड़ी तेजी से चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हर मोड़, हर पेड़ जैसे हमें पीछे खींच रहा हो। प्रिया की घबराहट बढ़ती जा रही थी और तानिया का रोना भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी छोटी सी आवाज गाड़ी के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा भर रही थी। रात के करीब 1 बजाने वाले थे। चांदनी अब हल्की पड़ चुकी थी और आसमान पर बादल मंडराने लगे थे। मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स को हाई बीम पर कर दिया, लेकिन दूर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। हर तरफ अंधेरा और वीरानी थी। अचानक प्रिया ने मेरी बाजू पकड़कर कहा, अमित, हमें ये गाड़ी रोकनी चाहिए, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें चिंता भी झलक रही थी। मैंने उससे कहा, रुकने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें बस इस सड़क से बाहर निकलना है। जैसे ही मैंने ये कहा, गाड़ी के अंदर एक ठंडी हवा चलने लगी। एयर कंडीशनर बंद था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे बीच में बैठा हो। प्रिया ने सीट के बगल में झांक कर देखा और चौंकते हुए पीछे खिसक गई। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाई, तानिया के बगल में कौन है? मैंने पीछे पलट कर देखा। तानिया सीट के कोने में सिमटी हुई थी, लेकिन उसके बगल में कोई नहीं था। मैंने प्रिया को शांत करने की कोशिश की। यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, कोई नहीं है। लेकिन मैं खुद भी डर से कांप रहा था। आगे की सड़क पर एक मोड़ आया और जैसे ही मैंने गाड़ी मोड़ी, हमारे सामने अचानक वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और गाड़ी रुकते ही एक अजीब सी चीख सुनाई दी। ये चीख किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो फिर से आ गया, प्रिया चिल्लाई। तानिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और मेरे कंधे से चिपक गई। मैंने गाड़ी रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने जवाब देना बंद कर दिया। जैसे ही मैंने बाहर झांक कर देखा, वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के सामने झुककर कुछ कर रहा था। उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थी। प्रिया ने डरते हुए कहा, अमित, दरवाजे लॉक कर लो, वो अंदर आने की कोशिश करेगा। मैंने तुरंत गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक कर दिए। तभी हमने देखा कि वह आदमी अपनी जगह से गायब हो गया। कहां गया वो? प्रिया ने घबराकर पूछा। मैंने चारों तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था।
तभी गाड़ी की छत पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी गाड़ी के ऊपर चल रहा हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन चालू हो गया। मैंने बिना देरी किए गाड़ी को रिवर्स किया और पूरी स्पीड में पीछे की तरफ चलाने लगा। लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा आगे बढ़ना शुरू किया, गाड़ी की खिड़कियों पर किसी ने जोर से दस्तक दी। तानिया ने कांपते हुए कहा, पापा, वो फिर आ गया। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो जाएगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन इस बार कोई आदमी नहीं था। केवल एक परछाई दिख रही थी जो हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। हम पूरी ताकत से उस सड़क से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार ऐसा लगता था कि हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। घड़ी अब रात के 2 बजा रही थी और सड़क का हर हिस्सा डरावना और अनजान लग रहा था। प्रिया ने धीरे से कहा, अगर हम इस सड़क से बाहर नहीं निकले तो पता नहीं क्या होगा। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे दिमाग में यही सवाल गूंज रहा था। गाड़ी जैसे ही तेजी से आगे बढ़ी, मुझे लग रहा था कि हम किसी अनजान जगह में और गहराई में जा रहे हैं। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ अब और डरावने लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी शाखाएं हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हैं। घड़ी रात के 2:15 का वक्त दिखा रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। प्रिया की आंखों में अब आंसू थे। उसने धीरे धीरे कहा, अमित, क्या हमें वापस मुड़ जाना चाहिए? शायद हम गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं था। जो कुछ हमारे साथ हो रहा था वो रास्ते का ही हिस्सा था। तानिया की आवाज अब बिल्कुल धीमी हो गई थी। उसने सुबकते हुए कहा, मुझे घर जाना है पापा, मुझे मम्मा के पास जाना है। उसका डर मेरी हिम्मत को और कमजोर कर रहा था। मैंने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की, बस थोड़ा और बेटा, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि यह रास्ता आखिर खत्म कब होगा। हमारा मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो चुका था। ना कोई संकेतक था और ना ही कोई गाड़ी। पूरी सड़क सुनसान और डरावनी थी। तभी एक मोड़ पर हमें सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। उसकी पीठ हमारी गाड़ी की तरफ थी और वह हल्की सी लंगड़ाते हुए चल रहा था। मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी को तेज कर दिया। लेकिन जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, प्रिया ने धीरे से फुसफुसाया, अमित, वो आदमी तो अभी अभी हमारी गाड़ी के सामने खड़ा था। मैंने उसकी बात पर ध्यान दिया और रियर व्यू मिरर में देखा। वही आदमी अब गाड़ी के पीछे तेजी से चल रहा था। तानिया ने अचानक जोर से चिल्लाया, वो गाड़ी के अंदर आ रहा है, पापा! उसकी आवाज सुनते ही मेरी सांसें थम गईं। मैंने शीशे से देखा, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। प्रिया ने भी चारों तरफ देखा, लेकिन सब खाली था। तानिया, क्या देखा तुमने? मैंने उससे पूछा। लेकिन तानिया अब जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह मेरे कंधे से लिपट गई। रात के 3 बज चुके थे। आसमान पर अब घने बादल छा चुके थे और बिजली की हल्की चमक सड़क को पल पल अजीब तरह से रोशन कर रही थी। जैसे ही हमने एक और मोड़ लिया, सामने से अचानक एक तेज रोशनी आई। क्या ये कोई गाड़ी है? मैंने सोचा, लेकिन रोशनी का आकार बढ़ता जा रहा था और वह जमीन से ऊपर उठने लगी। प्रिया ने चीखकर कहा, अमित, इसे मत देखो, ये कुछ अच्छा नहीं है। मैं उसकी बात सुनते हुए गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्टीयरिंग ने काम करना बंद कर दिया। गाड़ी अब खुद ब खुद आगे बढ़ रही थी। हमारी आंखों के सामने वही रोशनी थी और उसके बीच में एक आकृति उभरने लगी। यह आकृति किसी इंसान की तरह थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसकी हरकतें इतनी अनजानी और अजीब थीं कि मैं कुछ सोचने या करने में असमर्थ था। अमित, हमें कुछ करना होगा, प्रिया ने लगभग रोते हुए कहा। लेकिन मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं था। गाड़ी उसी दिशा में बढ़ रही थी जहां वो रोशनी हमें खींच रही थी। समय जैसे थम चुका था। घड़ी 3 बज रही थी, लेकिन उस समय का हर सेकंड घंटों जैसा महसूस हो रहा था। अचानक से गाड़ी रुक गई। पूरा माहौल एकदम शांत था, लेकिन वो खामोशी इतनी भारी थी कि हमारी सांसें तक सुनाई दे रही थी। तानिया ने कांपते हुए कहा, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या सुनाई दे रहा है? उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, कोई हमें बुला रहा है। वो कह रहा है, यहां आओ। तानिया की बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसकी छोटी छोटी उंगलियां मेरे हाथों को कसकर पकड़ रही थीं। मैं कुछ कहने वाला ही था कि गाड़ी के चारों तरफ धीमी धीमी खरोंचने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी के शीशे पर उंगलियां घुमा रहा हो। प्रिया ने मुझसे घबराकर कहा, अमित, कुछ करो, ये आवाजें, ये क्या हो रहा है? मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और खिड़की से बाहर झांकने का फैसला किया। जैसे ही मैंने सिर घुमाया, मुझे खिड़की पर धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसकी मुस्कान एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। क्या देखा?
प्रिया ने मेरे चेहरे के बदलते भाव देखकर पूछा। मैंने उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह और डर जाए। कुछ नहीं, शायद बस अंधेरे का असर है, मैंने कहा, लेकिन मेरे शब्द झूठे लग रहे थे। घड़ी अब 3:45 दिखा रही थी। बाहर का माहौल और भी डरावना हो चुका था। गाड़ी के अंदर की खामोशी इतनी भारी थी कि लगता था कोई चिल्लाकर हमारे कानों के पास बोल रहा हो। तभी तान्या ने फिर से कुछ कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज एकदम अलग थी। मुझे वहां जाना है, कोई बुला रहा है, वो कह रहा है आओ, तुमसे मिलना है। तान्या के ये शब्द सुनते ही मेरी और प्रिया की सांसें थम गईं। प्रिया ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, तान्या क्या कह रही हो, कौन बुला रहा है? लेकिन तान्या की आंखें अब कहीं और ही देख रही थीं, जैसे वह किसी और ही दुनिया में खो चुकी हो। मैंने हिम्मत जुटाकर गाड़ी का दरवाजा लॉक किया और इंजन चालू करने की कोशिश की। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही हो। तभी अचानक से गाड़ी का रेडियो खुद चालू हो गया। उसमें से धीमी धीमी गूंजती हुई आवाजें आने लगी। ये आवाजें किसी भाषा में नहीं थी, बल्कि सिर्फ गहरे डरावने स्वर थे। प्रिया ने घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद ही नहीं हो रहा था। अब मुझे लगने लगा था कि ये सब कुछ हमारी कल्पना नहीं था। ये रास्ता और ये अनुभव कुछ तो ऐसा था जो हमारी समझ से परे था। तान्या अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह बार बार अपने होंठों से कुछ बुदबुदा रही थी। वो क्या बोल रही है? प्रिया ने उससे पूछा। मैंने ध्यान से सुना और उसने जो कहा वह मेरी धड़कनों को रोक देने के लिए काफी था। वे कह रहे हैं तुम हमारे हो, तुम वापस नहीं जा सकते। मैंने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को चलाने की कोशिश की और आखिरकार गाड़ी झटके के साथ आगे बढ़ने लगी। लेकिन हर बार जब मैं थोड़ा आगे बढ़ता, मुझे वही सड़क फिर से नजर आती। ऐसा लग रहा था कि हम एक चक्र में फंस गए हैं। रात अब और गहरी हो चुकी थी। आसमान में कोई तारा नहीं था और सड़क की हरियाली अब अजीब सी गहरी छायाओं में बदल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। प्रिया ने मेरी तरफ देखा और कहा, अमित, क्या तुम समझ रहे हो कि ये जगह हमें कहीं जाने नहीं दे रही? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब मैं खुद ही डर के साए में था। तभी गाड़ी के सामने अचानक से एक झटका महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गाड़ी के बोनट पर जोर से मारा हो। प्रिया चिल्लाई, क्या हुआ? क्या हमने किसी को टक्कर मार दी? मैंने गाड़ी रोकी और धीरे धीरे बाहर झांकने की हिम्मत की। सड़क पर कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी नजरें उठाई, वही बूढ़ा आदमी अब गाड़ी के बोनट पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें एकदम ठंडी और गहरी थीं और उसकी मुस्कान ने मेरी हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ दिया। प्रिया ने अंदर से चिल्लाकर कहा, गाड़ी बंद मत करना, उसे देखो मत। लेकिन मेरे पैर जैसे जड़ हो चुके थे। उस आदमी ने धीरे से अपना सिर झुकाया और खिड़की की तरफ देखा। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिल गईं और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कहीं और खींचता जा रहा हूं। उस आदमी की गहरी ठंडी आंखें मुझे अंदर तक बेध रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी यादें, मेरी सारी कमजोरियां उसके सामने खुल रही थी। मैंने अपने हाथों से स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथों ने मानो हिलने से इनकार कर दिया हो। गाड़ी के अंदर प्रिया और तान्या की सांसें तेज हो गई थी। प्रिया ने धीरे से मेरी बाजू पर हाथ रखा और कांपती आवाज में कहा, अमित, उस आदमी से नजर मत मिलाओ, गाड़ी चलाने की कोशिश करो प्लीज। लेकिन मेरा शरीर जैसे सुन्न हो चुका था। घड़ी अब 4 बजे का समय दिखा रही थी, लेकिन समय का एहसास पूरी तरह खत्म हो गया था। वो आदमी जो अब भी बोनट पर बैठा था, धीरे धीरे गाड़ी के शीशे पर अपनी उंगलियां घुमा रहा था। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं, जैसे कोई जानवर के पंजे हों। अचानक तान्या ने फिर से कुछ बोलना शुरू किया। इस बार उसकी आवाज बहुत गहरी और अनजानी थी, जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी लग रही थी। तुम नहीं जा सकते, ये तुम्हारा अंत नहीं है, बल्कि तुम्हारा आरंभ है। ये शब्द सुनकर मेरी और प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की। गाड़ी ने झटके के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सा रास्ता तय किया, हमें सड़क के दोनों तरफ से अजीब सी आकृतियां चलती हुई दिखने लगीं। ये आकृतियां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनकी चाल और हाव भाव बिल्कुल अप्राकृतिक थे। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, ये कौन है? क्या ये हमें देख रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह पाया। मेरा ध्यान सिर्फ सड़क पर था, जो अब पहले से और भी संकरी और टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी। तान्या पूरी तरह से चुप थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी उंगलियां सीट को कसकर पकड़े हुई थीं। अचानक गाड़ी के इंजन ने अजीब आवाज करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ फंसा दिया हो।
मैंने गाड़ी रोकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया, गाड़ी के चारों तरफ तेज चीखें गूंजने लगी। ये चीखें किसी इंसान की नहीं थी। प्रिया ने मेरी तरफ देखा और बोली, अमित, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। ये जगह, ये हमें नहीं छोड़ने वाली। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, हमें बस आगे बढ़ते रहना है, रुकने का कोई मतलब नहीं। जैसे ही हमने गाड़ी को फिर से चलाना शुरू किया, सड़क के दोनों तरफ की आकृतियां अब और भी करीब आने लगी। उनमें से कुछ गाड़ी के बहुत पास से गुजर रही थी। उनकी आंखें खाली थीं और उनके शरीर से अजीब सी बदबू आ रही थी। घड़ी अब 4:30 पर थी। आसमान में हल्की हल्की रोशनी दिखने लगी थी, लेकिन वो रोशनी सुकून देने वाली नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोशनी भी किसी खतरे का संकेत हो। हमारी गाड़ी अब एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी थी। मैंने देखा कि आगे सड़क अचानक से गायब हो गई। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से पूछा, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। प्रिया ने डरते हुए कहा, अमित, अगर ये सड़क खत्म हो गई तो हम कहां जाएंगे? तान्या ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उनमें एक अजीब सी चमक थी और उसने धीमे से कहा, हम घर नहीं जा रहे, हमें वहीं जाना है जहां वो चाहते हैं। तान्या की यह बात सुनकर मेरे हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। उसकी आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी। प्रिया ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, तान्या, तुम ठीक हो? तुम ये क्या कह रही हो? लेकिन तान्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं, जैसे वो किसी और ही दुनिया में थी। मैंने गाड़ी चलाना जारी रखा, लेकिन सामने का रास्ता अब और अजीब हो चुका था। सड़क खत्म होने के बाद भी गाड़ी जैसे हवा में तैर रही थी। आसपास की हर चीज एक अजीब से धुंधलके में लिपटी हुई थी। घड़ी अब 4:45 दिखा रही थी। प्रिया ने धीरे धीरे कहा, अमित, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार इस रास्ते पर आए थे, तब हमें ऐसा नहीं लगा था कि यह जगह इतनी अजीब होगी? मैंने उसे जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक बड़ा काला साया दिखाई दिया। वो साया इतना बड़ा था कि उसने सड़क के दोनों ओर के पेड़ों को भी ढक दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति ने गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिरा दिया। तान्या ने उस साये की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो हमारा इंतजार कर रहा है। उसकी आवाज सुनकर प्रिया ने उसे कसकर पकड़ लिया और बोली, नहीं तान्या, हमें उसकी बात नहीं सुननी। अमित, गाड़ी रोको। लेकिन मैं गाड़ी रोकने की स्थिति में नहीं था। स्टीयरिंग अब पूरी तरह से उस साये की ओर खींचता जा रहा था। गाड़ी जैसे ही उस साये के करीब पहुंची, अचानक से सब कुछ शांत हो गया। इंजन की आवाज बंद हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे समय रुक गया हो। प्रिया ने मुझे झकझोरते हुए कहा, अमित, कुछ करो, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और गाड़ी को पीछे मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने चलने से इनकार कर दिया। अब गाड़ी के चारों तरफ वही आकृतियां फिर से दिखाई देने लगी। वे अब और भी करीब थीं और उनकी आंखें सीधे हमारी तरफ देख रही थीं। तान्या ने फिर से बोलना शुरू किया, हमें रोकना होगा, यही हमारी मंजिल है, यही हमारी कहानी का अंत है। उसकी आवाज सुनते ही प्रिया ने रोते हुए कहा, नहीं तान्या, ये तुम्हारी बात नहीं हो सकती। तुम ये सब क्यों कह रही हो? मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर प्रिया को देखा और कहा, हमें तान्या को सुरक्षित रखना होगा, चाहे जो भी हो, हम उसे यहां से बाहर ले जाएंगे। लेकिन मेरे कहने के साथ ही गाड़ी के चारों तरफ जोरदार धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें वहां से भागने नहीं देना चाहता। 4:50 हो चुके थे। घड़ी की हर टेक अब कानों में गूंज रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब खत्म कैसे होगा। मैंने प्रिया का हाथ थामते हुए कहा, हमें एक साथ रहना होगा, जो भी हो हम इसे साथ में सहेंगे। तभी अचानक गाड़ी का शीशा फूटने की आवाज आई। बाहर वही साया अब और बड़ा हो चुका था और उसकी आंखें सीधे तान्या की तरफ देख रही थी। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, वो आ गए हैं। तान्या की मुस्कान ने मुझे और भी अधिक परेशान कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी ऐसे स्थान पर पहुंच चुकी हो जहां से वापसी मुमकिन नहीं। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उस साये के करीब आते ही मेरी सांसें तेज हो गईं। उसकी काली छाया अब पूरी तरह से गाड़ी के चारों ओर घेर चुकी थी। प्रिया ने मेरी बांह पकड़ी और कांपते हुए कहा, अमित, हम कहीं से भी नहीं निकल पा रहे हैं, ये कुछ गलत है। उसकी आवाज में घबराहट थी और मुझे खुद भी महसूस हो रहा था कि हम कहीं ना कहीं एक अजीब सी जाल में फंसे हुए हैं। गाड़ी के इंजन की आवाज अब बहुत धीमी हो चुकी थी, जैसे वो भी उस अजीब स्थिति से थक चुका हो। अचानक गाड़ी की लाइट्स चमकी और फिर पूरी तरह से बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया और मुझे लगा कि हमारी हर दिशा बंद हो चुकी है। फिर वही आकृतियां फिर से दिखने लगी। ये आकृतियां अब और ज्यादा अस्वाभाविक हो चुकी थी।
वे किसी तरह के मनुष्यों से अधिक राक्षसी रूप में बदल चुकी थीं। उनका आकार अब बढ़ चुका था और उनकी खौफनाक आंखों ने हमारे दिलों में डर भर दिया। तानिया पूरी तरह से चुप थी, उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर का डर धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे लॉक हो गया था। तभी गाड़ी के चारों ओर से तेज घबराई हुई आवाजें आने लगी। ये आवाजें न तो इंसान की थीं, न ही किसी जानवर की। कुछ ऐसा था जो हमसे बहुत दूर था, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते थे। उन आवाजों ने हमारे दिलों को पूरी तरह से थाम लिया। प्रिया ने चिल्लाकर कहा, अमित, क्या यह सच है? हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? उसका सवाल मुझ पर भारी था। मैंने गहरी सांस ली और पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन कुछ नहीं कर रहा था। गाड़ी के शीशे पर अचानक से वही खरोंचने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई बाहर से उंगलियों से खींच रहा हो। आवाजें धीरे धीरे तेज हो रही थी और अब हमें यह महसूस हो रहा था कि कुछ हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक साया फिर से गाड़ी के पास आ खड़ा हुआ था। इस बार वह साया एकदम पास था और उसकी आंखों की चमक अब मुझे पूरी तरह से घेर चुकी थी। मैंने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह केवल घना अंधेरा था और हम जैसे किसी जगह पर फंसे थे, जो न तो यह दुनिया थी और न ही कोई और। प्रिया की आवाज ने मुझे चौंका दिया। अमित, देखो, कुछ है वहां। उसने बाहर इशारा किया, लेकिन मेरी नजरें सिर्फ अंधेरे को ही देख पा रही थीं। तभी अचानक एक जोरदार चीख गूंज उठी, जो हमारी गाड़ी के ठीक पास से आई थी। ये चीख इंसान की नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था, कुछ खौफनाक और मस्तिष्क को बुरी तरह से प्रभावित करने वाला। तानिया ने धीमे से कहा, अब वो हमें छोड़ देंगे, लेकिन हमें उनके साथ जाना होगा। उसकी आवाज में कोई उम्मीद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी थकावट थी। मैंने उसे घबरा कर देखा और पूछा, कौन? किसके साथ जाना होगा? लेकिन तानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस शांति से सामने देख रही थी, जैसे किसी गहरे विचारों में खो गई हो। चारों ओर एक डरावनी खामोशी छा गई थी। घड़ी अब 5 बजा रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा था। हम कहीं थे, लेकिन हम कहीं नहीं थे। गाड़ी में हम तीनों के अलावा कोई और नहीं था, लेकिन चारों ओर वही आवाजें और आकृतियां घेर रही थी। तभी अचानक गाड़ी के सामने से एक और बड़ी धुंध उभरी। यह धुंध इतनी घनी थी कि हम कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। मुझे समझ में आ गया कि हम जिस जगह पर थे वह हमारी दुनिया से बाहर थी और अब हमें वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। गाड़ी के चारों ओर घनी धुंध अब इतनी बढ़ गई थी कि हम अपनी आंखों से भी कुछ नहीं देख पा रहे थे। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे हम इस अंधेरे में पूरी तरह से खो गए हों। तानिया की चुप्पी और प्रिया की घबराहट ने स्थिति को और भी भयावह बना दिया था। वो काली छाया अब हमारे पास बिल्कुल आ चुकी थी और मैंने महसूस किया कि हमारे शरीर भी किसी तरह की जकड़न में आ गए हैं। हमने अब तक जितनी भी कोशिशें की थीं, सब बेकार जा चुकी थीं। गाड़ी में घना सन्नाटा छा गया था और बाहर की ओर से सिर्फ हवा की तेज आवाजें आ रही थीं। फिर अचानक एक तेज रोशनी हमारी गाड़ी में भर गई। प्रिया ने हड़बड़ी में कहा, यह क्या है? और जब हमने देखा तो बाहर की ओर एक बड़ा सफेद प्रकाश उभर आया था। वह प्रकाश धीरे धीरे हमसे दूर बढ़ता जा रहा था, जैसे वह कुछ खास जगह पर जाने के लिए हमें रास्ता दे रहा हो। उसी पल तानिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब हमें जाना होगा। यह वही रास्ता है जो हमें बाहर ले जाएगा। सभी आवाजें और आकृतियां जैसे अचानक गायब हो गईं और हमारी गाड़ी बिना किसी रुकावट के उस सफेद रोशनी की दिशा में बढ़ने लगी। प्रिया ने मेरी तरफ देखा और पूछा, अमित, क्या यह सच है? क्या हम सच में निकल सकते हैं? मैंने केवल सिर हिलाया और इस बार मेरे दिल में थोड़ा सा आराम महसूस हुआ। हम धीरे धीरे उस सफेद प्रकाश के पास पहुंचे और फिर गाड़ी पूरी तरह से एक नई जगह में पहुंच गई। बाहर सब कुछ शांत था और हम एक खुले मैदान में खड़े थे, जहां न तो धुंध थी और न कोई अजीब आकृतियां। तानिया ने आखिरी बार हमें देखा और कहा, हमने जो यात्रा शुरू की थी वो खत्म हो चुकी है, अब हमें आगे बढ़ना होगा। उसके बाद वह धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकल गई। प्रिया और मैं कुछ देर तक गाड़ी के अंदर चुपचाप बैठे रहे, लेकिन अब हमारे मन में कोई डर नहीं था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से मुस्कुराए। यहां इस नई जगह में हमसे कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती थी। हमारी आंखों में आशा की किरण थी और हम समझ चुके थे कि वह सफेद प्रकाश केवल एक रास्ता था जो हमें इस रहस्य से बाहर ले आया। हम अपने घर लौटने के लिए तैयार थे, लेकिन एक सवाल अब भी था,
क्या हम कभी जान पाएंगे कि हमें वहां क्यों लाया गया था? लेकिन इस सवाल का जवाब हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था। हम अब एक नए शुरुआत के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे और हम जानते थे कि हम जो भी करें, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। इसी के साथ हमारी यात्रा खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा, जो एक रहस्यमयी और खौफनाक अनुभव से भरी हुई थी। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो ने डराया या सोच में डाला, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे और भी ऐसी रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां जो आपको और भी ज्यादा हैरान कर देंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। धन्यवाद।